हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट जुलाई 2013 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विभाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ये कहना चाह रहे हैं कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सी तीन बुद्धि की बात की गई है। तो ये अवयवभूत बुद्धि की बात करते हैं। ये दूसरा ही नाम दे दिया है इन्होंने, विश्लेषणात्मक बुद्धि का। सामाजिक बुद्धि की बात नहीं करते हैं स्टर्नबर्ग, विश्लेषणात्मक या अवयवभूत बुद्धि की बात करते हैं, अनुभाविक बुद्धि की बात करते हैं और संदर्भगत बुद्धि की बात करते हैं, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं, सामाजिक बुद्धि की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर बल देता है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है। अब समान योग्यताओं पर बल नहीं देगा, ना ही सामान्य बुद्धि पर बल देगा। ये तो अलग अलग प्रकार की विशिष्ट बुद्धि के प्रकार बताता है, समान योग्यताएं नहीं बताता है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के बारे में बात करता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कहता है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों के बारे में भी बात नहीं करता है, यह बात करता है अलग अलग प्रकार की बुद्धि, गणितीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करता है, भाषा संबंधी बुद्धि की बात करता है। तो अलग अलग प्रकार की विलक्षण योग्यताओं के बारे में बात करता है यह सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ प च ध्वनियाँ हैं, रूपिम है, लेखिम है, शब्दिम है या स्वनिम है? क्या ये ध्वनियाँ रूपिम है? रूपिम का अर्थ है कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। अब इन थ प च यदि आप बोलेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो रूपिम भी नहीं है, ना ही लेखिम है, ना ही शब्दिम है, क्योंकि शब्द में अर्थ होना चाहिए, तो यहाँ तो अर्थ है ही नहीं। यह है स्वनिम, क्योंकि यह शुद्ध ध्वनियाँ हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर इन्हीं को बोला जाता है स्वनिम। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अंग्रेजी में हम कहें तो इनको फोनिम्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है कि रूढ़िबद्धता हटाना है तो अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना अच्छा है, क्योंकि पारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे तो रूढ़िबद्धता वहाँ पर बढ़ेगी। इसलिए उनको अपारंपरिक भूमिकाओं में रखकर आप रूढ़िबद्धता हटा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 उचित मालूम पड़ता है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। गलत बात है, ऐसे में तो जेंडर रूढ़िबद्धता बढ़ेगी। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे जेंडर रूढ़िबद्धता हटेगी, बच सकते हैं हम इससे। ऑप्शन 1 ही यहाँ उचित हो सकता है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए भी प्रोत्साहित करना, ऐसा तो पहले से ही किया जा रहा है, ये तो परंपरा चली आ रही है, तो आपको अपारंपरिक भूमिका में रखना है, तो यहाँ ऑप्शन 1 ही सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। क्या इससे जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं वह कम हो जाएगी? बिल्कुल कम नहीं होंगी। वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वैयक्तिक विभिन्नताएं वहां पर खत्म होने वाली हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान भी नहीं कर सकते हम, उनकी जो योग्यताएं हैं, निष्पादन है, अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देख रहे हैं हम कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य हो जाते हैं, क्यों कुछ अयोग्य हो जाते हैं, और उनकी विभिन्नताओं के आधार पर हम पढ़ाते हैं। इस प्रकार से वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति भी नहीं कराते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे क्यों सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, और हम उन्हें कैसे अलग अलग प्रकार से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है, इससे अलग अलग प्रकार से सीखेंगे बच्चे वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर आप अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सिखाएंगे। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय तो आप करेंगे। तो ये कैसे समाप्त होगी? आपको यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त नहीं करना है, वहाँ पर उनके आधार पर पढ़ाना है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना है, यह भी गलत है। समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं कहा जाता है।
सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। सभी के लिए समान नहीं होगी क्योंकि वे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। क्या हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करके बच्चों का सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं? नहीं, तब भी वे कुछ सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। ऐसा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं कि बच्चे सीखेंगे ही। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे, रिकॉर्ड भी रखते हैं हम और इसको सुधारने का प्रयास करते हैं हम सतत और व्यापक मूल्यांकन में। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य करने के लिए हम ऐसा मूल्यांकन नहीं करते हैं कि केवल परीक्षा लेना है इसीलिए हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर भी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है, जहां जरूरी है होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। गलत बात है, बिल्कुल कम नहीं करता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा भी नहीं है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यालय में आकलन हो रहा है तो बच्चे सोचेंगे कि हमारा आकलन हमारे परिचित ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह तो बनाता नहीं है। यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की तत्परता खालिस्तान की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, क्या सीखने के लिए तत्पर हैं तो क्या इनकी सामान्य योग्यता है? नहीं, कुछ ना कुछ उच्च योग्यता है। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, बिल्कुल सही बात है। सीखने के सातत्य मतलब कंटिन्यूअसली सीख रहा है, लगातार सीख रहा है, तब भी वह तत्पर है सीखने के लिए, तो यही बताता है उसकी संज्ञानात्मक स्तर अच्छा है, सीखने के लिए वह तत्पर है। ऑप्शन 2 ही बता रहा है। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। थॉर्नडाइक का तत्परता का भी नियम नहीं है। अब ये तत्परता का नियम इसीलिए है क्योंकि बच्चा सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है, और ये थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम ऐसा कहता है कि बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, लेकिन बच्चा यहाँ पर पहले से तत्पर है तो यहाँ पर उसका एक संज्ञानात्मक स्तर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। अब यदि आप पहिया कुर्सी वाले बच्चे बोलेंगे तो ये बच्चे अच्छा महसूस नहीं करेंगे। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्या ऐसा है? हो सकता है, और भी ऑप्शन देखने होंगे। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? मोहन पहले ही नहीं जा रहा है वहां पर और आप बैसाखियों का प्रयोग करके जाने के लिए बोल रहे हैं, तो यह भी अच्छा नहीं है। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल गलत है। आपने पोलियोग्रस्त क्यों बोला उन बच्चों को? तो यहाँ पर सबसे विकल्प 2 ही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यह अच्छा हो सकता है इन विकल्पों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन के कारण हो सकती है, लेकिन हमें किसके अतिरिक्त बताना है? तो जिनके कारण हो सकती है उनको हमें हटाना है। तो सेरेब्रल डिस्फंक्शन के कारण हो सकती है अधिगम अक्षमता, संवेदनात्मक विघ्न के कारण भी हो सकती है, व्यवहारगत विघ्न के कारण भी हो सकती है। तो यह उत्तर नहीं होंगे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है, क्योंकि हम किसी एक विशेष संस्कृति के बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते कि ये सभी शारीरिक रूप से अक्षम होंगे। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। क्षमताओं की परवाह किए बिना, क्या इंग्लिश में देख लेते हैं हम कि ये ट्रांसलेशन गलत तो नहीं है। इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बात है कि समावेशी विद्यालय में क्या होता है, यदि जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम। ठीक है, जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी, जो भी अक्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या करता है, यह इम्प्रूव करने की बात करता है उनके लर्निंग आउटकम्स को। तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह की बिना, तो यहाँ अनुवाद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहना चाहिए था उनको कि क्षमताओं, विद्यार्थियों की क्षमताओं के अलावा या उनकी क्षमताओं के बावजूद, ऐसा कुछ होना चाहिए था
ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर नहीं करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, गलत बात है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है, बिल्कुल गलत बात है। समावेशी विद्यालय में तो सभी विद्यार्थियों की योग्यताओं या अधिगम परिणामों को सुधारा जाता है, केवल विशेष का ही नहीं सुधारा जाएगा, तो गलत है। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, गलत बात है। उनकी निर्योग्यता है तो आपने उन्हीं के अनुसार पढ़ा दिया, उनकी निर्योग्यता को सुधारने का प्रयास ही नहीं किया। तो यहाँ पर अच्छा है कि इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स, सुधारना चाहते हैं हम अधिगम परिणामों को। उनकी क्षमताओं के अलावा, उनकी क्षमताएं तो हैं लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम देखते हैं कि परवाह नहीं करते कि क्या उनकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन उनको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही सही है, ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन वहाँ पर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, उनको सामान्यतः विद्यालय क्या है, सहयोग उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं कि किस प्रकार वे और ज़्यादा सीख सकते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित तो नहीं कर लेते हैं, उनको भी मदद की आवश्यकता होती है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, गलत है। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि सहयोग नहीं दे पाता है स्कूल अच्छे से उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालीता होती है, आनुवंशिक रचना के कारण भी हो सकती है, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण भी हो सकती है, तो इन दोनों का संयोजन ही सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण होना चाहिए। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना तो अच्छा नहीं है, सक्रिय रूप से होता तो ठीक हो सकता था। निरंतर गृह कार्य देते रहने से भी नहीं होगा, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करने से भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इससे अच्छा होगा। यह सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण लगता है, उपयुक्त यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया ही कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, मोटर स्किल्स में डिसेबिलिटी है तो डिस्प्रैक्सिया उसको हम कहते हैं। डिस्कैल्कुलिया गणित की अक्षमता है, डिसलेक्सिया लिखने की अक्षमता है, डिस्फेजिया भाषा अधिग्रहण या संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था तो नहीं है, इसे हम कुछ ना कुछ हद तक हटा सकते हैं, तो एक चर अवस्था है, बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करती है, बिल्कुल इसके हमारा कार्य प्रभावित होता है, इससे हमारा कार्य अच्छा नहीं होता है, अच्छे से हम कार्य नहीं कर पाते हैं। अधिगम निर्योग्यता में गणित नहीं सीख पाएंगे या भाषा नहीं सीख पाएंगे, तो यह कार्य पद्धति को हानि करती है, जरूरी रूप से हानि करती है, लेकिन यह चर अवस्था है, हम इसे हटा सकते हैं, बदल सकते हैं। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, गलत है, सुधार योग्य होती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान करना भी है, क्या समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना है, क्या संभावित युक्तियों को खोजना भी है, और परिणामों की आशा करना भी है कि क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना नहीं होगा, समस्या का समाधान करना है तो उसके उपलक्ष्यों का निर्माण करना होगा कि कैसे हम समस्या समाधान करेंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। भयंकर भूल तो समझना ही नहीं चाहिए, हो जाती हैं गलतियां सीखते समय। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के रूप में माफ करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यदि गलती करने से बचेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वह सीखने से भी बचेगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि आप विचार कुछ बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं और वहीं आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। उसके बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ आपने गलती की थी। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, गलत है, व्याख्यान पर बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। आत्मविश्वासी तो है अपनी तैयारी के बारे में,
क्योंकि A+ ग्रेड प्राप्त करना चाहती है। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा सोच रही है इसलिए घबरा गई है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है, ऐसा भी हो सकता है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब यही है कि अकस्मात संवेग हो गया है वहाँ पर, कि बहुत ज़्यादा सोचने लगी परिणामों के बारे में, या फिर उसकी कक्षा अध्यापिका आ सकती है वहाँ पर। तो ये अकस्मात संवेग है, इन सब को हम बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करने से विश्लेषण नहीं होता। डिफरेंशिएट, अंतर करने से बहुत सारे विश्लेषण करना होता है। विशेषताओं को ध्यान देना पड़ता है। वर्गीकृत करने में तो केवल एक ही, ज़्यादा उतना विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि 2 कैटेगरी है, लेकिन अंतर करते समय आपको पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस आधार पर यह अलग अलग है। वर्णन करने से भी नहीं होगा, अपने तो ज्यों का त्यों बता देंगे उसमें आप। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। कोर्स की पुस्तकें तो पढ़ता ही है, अतिरिक्त में प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है, और भी अपने कोर्स से एक्स्ट्रा पुस्तकें पढ़ रहा है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। तो अति कर दी उसने पढ़ने में। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार है यह तो। और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खालिस्तान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए, जो पढ़ने का लोलुप ही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तथ्य आधारित शिक्षार्थी तो नहीं है, तथ्य के लिए नहीं पढ़ रहा है। शिक्षक अभिप्रेरित भी नहीं है, शिक्षक की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। आकलन आधारित भी नहीं है, उसको तो लेना देना ही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है, अंदर से अभिप्रेरित है कि मुझे पढ़ना है, ये सब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। सही बात है। जब उन्हें हतोत्साहित करेंगे तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा खालिस्तान की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, उनकी अपेक्षा को कम करने। देखिए, फिर से अनुवाद अच्छा नहीं है। रेड्यूस देयर इग्नोरेंस, जो भी इग्नोरेंस है, उनका अज्ञान है, जो उनकी जानने की इच्छा है, उसको क्या करते हैं वो, जो भी वे नहीं जानते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान लें। तो जो नहीं जानते हैं उसको हटाना चाहते हैं, तो उपेक्षा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जानने अब जो नहीं जानते हैं वे उसको, उसके दायरे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि वो जो जानना चाहते हैं उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कक्षा के साथ संबद्ध होने के लिए नहीं कर रहे हैं, कक्षा में अवस्था फैलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी अज्ञानता है, उनकी क्यूरियोसिटी है, उसको बढ़ा रहे हैं, यानी जो नहीं जानते हैं उसको हटा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए, क्या ऐसा है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण कर लेंगे आप, यदि आपको मानव बुद्धि एवं विकास की समझ होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता आएगी। बिल्कुल सही बात है कि यदि बुद्धि एवं विकास के बारे में पता है, बुद्धि नहीं है यहाँ, ग्रोथ है, तो यहाँ पर वृद्धि आएगा। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में पता होगा तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पता चलेगी। तो आपको अलग अलग विविध विद्यार्थियों का शिक्षण कैसे करना है इसके बारे में स्पष्टता आएगी। शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, गलत है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, निष्पक्ष रूप से ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होगी। इससे अच्छा विकल्प यह है कि कैसे सिखाना है विविध शिक्षार्थियों को, इसमें स्पष्टता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित नहीं होता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, योगात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, बिल्कुल परिचालित होते हैं एक साथ। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, गलत बात है। सहज रुझान जो है वह उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के 50-50% योगदान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। आनुवंशिकता हो सकता है कि कुछ कम योगदान दो, वातावरण
का योगदान ज़्यादा होता है, 50% से तो ज़्यादा होता ही है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर उचित नहीं है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सबसे उचित होगा। योगात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। तो यह सही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध नहीं है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है कि समाज में जो भी नियम कानून है उनके साथ आप अनुकूल है या नहीं। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन भी नहीं है। तो सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पीटी शिक्षक खेल का है, पीटी शिक्षक क्रिकेट का है के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? क्षेत्र रक्षण सिखाना चाहता है क्रिकेट में कि कैसे रक्षा करना है क्षेत्र की। तो अभ्यास करने से ही होगा, खेल तो अभ्यास करने से ही आएगा। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यह बताने से नहीं आ जाएगा बच्चों में। बेहतर से क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने से भी नहीं होगा। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। आप प्रदर्शित करेंगे और शिक्षार्थी अवलोकन करने से भी नहीं होगा। यहाँ पर तो शिक्षार्थियों को खुद करना होगा। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाने से ऐसा होगा कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा उनको। अभ्यास जैसा जैसा करवाएंगे आप, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा उनको क्षेत्र रक्षण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक ही दृष्टिकोण है, उसको अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं बच्चे, समझ सकते हैं, इस बारे में बात कर रही है एक शिक्षिका। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या होगा, वे अपने ज्ञान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, संक्रियाकरण और रेशनलाइज नहीं करेंगे, ना ही तर्क संगत होगा। ये होगा अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे वे अलग अलग दृष्टिकोणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। पहले से उसने सीख लिया है खाना दाल और चावल, और दूसरी परिस्थिति क्या है कि फिर से उसे दाल चावल ही मिला तो वह खाने लगती है जैसा उसने पहले खाया या पहले सीखा था। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल सीखने को खालिस्तान कर लिया है। देखिए पहले जो सीखा है उसी को बाद में भी वह कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि उसने अनुकूलित कर लिया है, एसिमिलेटेड कर लिया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर यदि मैं इसमें दाल चावल तो सीख लिया है पहले खाना, लेकिन उसके साथ मैं रोटी भी देता हूँ, तो कोई नई परिस्थिति हो गई तो वहाँ पर उसको समायोजन करना पड़ेगा। लेकिन पहले से सीखा हुआ है तो उसको दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल कर रही है, तो वहाँ पर अनुकूलन होता है, एसिमिलेटेड होता है, अनुकूलित होता है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2, ऐसा कहते हैं पियाजे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर फर्स्ट जुलाई 2013 CDP सेक्शन सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।